हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर ओन स्टार्स अकेडमी। तो गाइस, ये हमारी सीरीज चली हुई है एनसीईआरटी 6th क्लास से। और आज जैसे कि मैंने कल आपको 9th चैप्टर करवाया था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस और बनाकर लेकर आई हूँ मैं। आधा चैप्टर कल कराया दिया था मैंने, और ये आज है हाफ चैप्टर, आज हो जाएगा आपका। और आज ही मैं आपको 10th चैप्टर और करवा दूंगी। तो आज आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और गाइस, कल मैं आपके लिए 6th क्लास की ज्योग्राफी की मैराथन लेकर आऊंगी। एक ही क्लास में कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दूंगी मैं। ओके, तो गाइस शुरू करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन, कल मैं 8 क्वेश्चन आपको करवा चुकी थी। ये 9th चैप्टर चला हुआ है हमारा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच फैला हुआ था। पल्लवों का राज्य कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ये गाइस अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। द किंगडम ऑफ चालुक्यास वाज स्प्रेड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स। एंड सेकंड ऑप्शन इज द किंगडम ऑफ पल्लवास एक्सटेंड अप टू द डेल्टा ऑफ द रिवर कावेरी। तो गाइस, ये दोनों ही बातें हमारी सही है कि चालुक्यों का राज्य तो इन दोनों नदियों के बीच में था, और पल्लवों का राज्य कावेरी नदी के डेल्टा पर तक फैला हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये गाइस, इन नदियों के ऊपर हमेशा चालुक्यों और पल्लवों, इन दोनों का ना झगड़ा रहता था हमेशा ही इनका। क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है, उनका जो क्षेत्र पड़ता है बीच का, वहाँ क्या बनता है? वहाँ बनता है गाइस रायचूर दोआब। बहुत उपजाऊ जमीन है। कहते हैं कि एक हाथी के बैठने के स्थान पर 7 आदमियों के का भोजन उत्पन्न हो जाता था, पैदा हो जाता था। मतलब कि कृषि इतनी होती थी कि एक हाथी जितने स्थान पर बैठता था, उतने स्थान पर 7 आदमी का भोजन बन जाता था। तो गाइस, ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब हम आगे चलते हैं। ये गाइस, मैं इसी को समझाने के लिए आपके पास में ये लेकर आई हूँ, ये मैप बनाकर लेकर आई ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखो गाइस, ये है हर्षवर्धन का एम्पायर, जिसको हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। ठीक है, और ये चालुक्य डायनेस्टी है। इधर देखो, ये रहे पल्लव, ये है पल्लव। तो ये गाइस, हमेशा चालुक्य और पल्लवों का झगड़ा रहता था। इसी के ऊपर मिडिवल पीरियड में क्या आएगा? यहाँ आ जाएंगे बहमनी और विजयनगर, इन दोनों का झगड़ा होगा बहमनी और विजयनगर पे। इन दोनों, इस कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जो मिक्स्ड स्थान है, उसके ऊपर ही झगड़ा होगा। ठीक है, और अब देखो, चालुक्यों को हटाकर जब चालुक्य हट जाएंगे, चालुक्यों का टाइम पीरियड हट जाएगा, तब चालुक्यों के स्थान पर कौन आएगा? चालुक्यों के टाइम पर आएगा राष्ट्रकूट आ जाएंगे। राष्ट्रकूट आ जाएंगे। और ये पल्लव को एक्सटेंड करके कौन आ जाएंगे? पल्लव को एक्सटेंड करके आ जाएंगे चोल। और इधर ऊपर हर्षवर्धन वाली ये पुष्यभूति वर्धन वंश को हटाकर कौन आ जाएंगे? इधर तो आ जाएंगे गाइस प्रतिहार। और इधर बिहार के यहाँ पे आ जाएंगे कौन? पाल। एक डायनेस्टी को हटाकर 2 आ जाएंगे, तभी तो वो त्रिसंघर्ष बनेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। प्रतिहार
और इधर राष्ट्रकूट और इधर पाल। इन तीनों का क्या ही किसके ऊपर झगड़ा रहेगा गाइस? इस कन्नौज के ऊपर, इस हर्षवर्धन वाली स्थान के ऊपर इन तीनों का झगड़ा होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। किस किस का? प्रतिहार का और राष्ट्रकूटों का और पाल का। ठीक है। और ये जो नीचे है इधर, यहाँ आ जाएगा चेर, इधर चोल और इधर पांडे। आगे चलते हैं गाइस। ये मैप के थ्रू से समझाना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि किधर राष्ट्रकूट और किधर पल्लव है। आगे बढ़ते हैं। हरिसेन की नियुक्ति किन पदों पर हुई थी? हरिसेन मतलब कौन कौन से स्थान पर था? क्या वो सेनापति था? क्या वो संधि विग्रह था? क्या वो महादंड नायक था? क्या वो कुमामात्य था? इसको हम पढ़ते हैं गाइस। कमांडर, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, महादंड नायक एंड मिनिस्टर कुमामात्य। तो गाइस वो सेनापति नहीं था और बाकी वो तीनों था। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कल पढ़ा था कि हर्षवर्धन ने बहुत सारे कर कलेक्ट करने के लिए नियुक्ति की थी, क्योंकि ना उसका जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था, तो उसको इतने ही लोगों की नियुक्ति भी करनी होती थी, बट लोगों की संख्या कम थी, इसीलिए उसने एक एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा पद दे रखे थे। इसीलिए हरिसेन उसका राज्य कवि था और साथ में ये सब भी था। आगे पढ़ते हैं गाइज। सार्थवाह कौन थे? गाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार बना लेना डबल, क्योंकि ये सीटेट में 2-3 बार पूछा जा चुका है पहले। ठीक है। नगर का प्रमुख था, व्यापारी काफिले का प्रमुख था, प्रधान बैंकर अथवा शहर का व्यापारी था, प्रधान लिपिक था। कौन थे? सार्थवाह कौन थे? तो गाइज सार्थवाह थे व्यापारी काफिले का प्रमुख। व्यापारी थे वो, व्यापारी काफिले का प्रमुख था। कौन? सार्थवाह। ये याद रखना। अब देखते हैं गाइस, देखते हैं अब ये जैसे नगर का प्रमुख, नगर के प्रमुख को क्या बोलेंगे हम? नगर के प्रमुख को बोलेंगे हम नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी। ओके। और ये जो प्रधान लिपिक है, प्रधान लिपिक, ये होगा प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ। ठीक है। कायस्थ हो जाएगा। और एक और आ जाएगा प्रधान कुलिक। प्रधान कुलिक को क्या बोलेंगे? जैसे इधर लिख देती हूँ, प्रधान कुलिक। प्रधान कुलिक को बोलेंगे हम प्रथम कुलिक आएगा ये। प्रथम कुलिक को बोलेंगे हम प्रधान शिल्पी। प्रथम शिल्पी। ओके। तो ये याद रखना, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरवंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लवों के अभिलेखों में ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था। और सेकंड ऑप्शन इज, जिन इलाकों में ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे वहां उर नामक ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा होती थी। तो ये भी कथन हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। ये याद रखना गाइस, साउथ में ना 2 ही तरह के लोग थे। जैसे हमारे इधर कौन थे? 4 थे, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। बट साउथ में सिर्फ 2 थे, एक तो ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण।
ठीक है। तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या कहा जाता था? सभा। और जो ब्राह्मण नहीं थे उनको कहा जाता था उर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? गाइस, व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? नगर श्रेष्ठी, नगरम, मणिकम, व्यापार मंडलम। तो ये बोला जाता है नगरम, नगरम बोला जाता है। ठीक है। और गाइस साउथ में व्यापारियों के संगठन को क्या बोला जाता है? ये भी सुन लो अब। मणिग्रामम, मणिग्रामम या फिर मणिग्रामम या फिर नानादेशी। नानादेशी भी कहा जाता है व्यापारियों के संगठन को, साउथ में बोला जाता है। तो इसका आंसर तो हमारा नगरम हो गया। ये गाइस ये कैसे बनी है ये पता नहीं, पर चलो हम इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें। इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। Who said this statement about the untouchable? अछूतों के बारे में ये किसने बोला कि जब भी वो नगर में एंटर करते थे या मार्केट उनको जाना होता था तो वो लकड़ी के एक पीस को, लकड़ी के एक गुटके को बजाते थे ताकि लोग हट जाए और उसकी छाया दूसरों पर ना पड़े। तो गाइस ये बोला था फायान ने। फायान ने बोला था। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा फायान। ठीक है। फायान की जो बुक थी उसका नाम था फो क्यो की। ठीक है, फोयो की। और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आए थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था। और जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ये पहले वाला, ह्वेनसांग ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। इसकी बुक थी सी यू की। ठीक है, कुछ सेम है बट फायान से याद रखोगे फो है, फ। ठीक है। और ये इत सिंह तो फायान के बाद में आया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने राजा की सेना का वर्णन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी? तो गाइस पहले ऐसे ही बोला जाता था अपने राजाओं के बारे में, इतने ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता था। किसने बोला था? कालिदास ने, हरिसेन ने, बाणभट्ट ने और रवि कीर्ति ने। मैं बता दूं गाइस, रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एहोल प्रशस्ति किसने लिखी थी? रवि कीर्ति ने लिखी थी। हरिसेन आएगा या बाणभट्ट आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने बोला था। ठीक है, बाणभट्ट ने बोला था। ये कौन था? बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और उसने अपने हर्षवर्धन के लिए बोला था। ये मैंने बताया था आपको कि जब हर्षवर्धन और उसका पुलकेशन द्वितीय का युद्ध होगा, बट ये बात उसमें नहीं मिलेगी, इसके हर्षचरित में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हार गया था हर्षवर्धन। ये किसमें मिली थी हमें? एहोल प्रशस्ति में मिली थी, रवि कीर्तिकी में। आर्यभट्ट। हाँ गाइस, अब ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि ये यहाँ से शुरू हो गया है 10th चैप्टर शुरू हो गया है। ठीक है गाइस, इसी के साथ में हमारी हिस्ट्री की बुक 6th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर होते ही, ये क्वेश्चंस होते ही। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने ये चैप्टर पढ़ कर क्वेश्चंस बनाए हैं चैप्टर के बीच में से, अकॉर्डिंग टू सीटेट। आर्यभट्टयम किस भाषा में लिखी गई थी? तो गाइस ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मैंने कल आपको बताया था कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम
संस्कृत में लिखी गई थी। गुप्त काल आते आते तो तब तक संस्कृत ही ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। बस एक साउथ का एक सातवाहन, एकमात्र सातवाहन वंश था जो प्राकृत में उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत, वरना सबकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। नंबर ये तो 3 आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृत रामायण की रचना वेद व्यास ने की थी। गलत है गाइस। किसने की थी? वाल्मीकि ने। और महाभारत और पुराणों का संकलन ये वेद व्यास ने किया था। तो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है। पर गाइस ये जो जैसे देखो इनका जो अंतिम महाभारत का अंतिम संकलन कब हुआ था? ये महाभारत का अंतिम संकलन हुआ था गुप्तों के टाइम में। गुप्त काल आते आते इनका अंतिम संकलन हुआ था, क्योंकि महाभारत को सबसे पहले क्या कहा जाता था? जय संहिता बोला जाता था। ठीक है, जय संहिता। फिर उसको बोला जाता था भारत। जय संहिता जब उसका नाम था तब तो उसमें 800 श्लोक थे, फिर उसका नाम भारत। फिर गुप्त काल में उसका अंतिम संकलन हुआ, तब इसका नाम पड़ा था महाभारत। ये गैस उलट पुलट दे दिया, इसका ये होगा और इसका ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन धातु मंजूषा के विषय में सत्य है? धातु मंजूषा यह एक डिब्बे जैसी संरचना है जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। ये सही है। धातु मंजूषा स्तूपों के निर्माण में टीले के ऊपर वाली संरचना होती थी। नहीं, स्तूपों में सबसे नीचे ही, जैसे कि ये डब्बा बना दिया, उसमें बुद्ध के कोई सामान रख दिया या बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा यूज की जाने वाली सामान रख दिया, या उनके जैसे दांत वांत रख दिए। फिर उसके ऊपर ईंटों से ढक दिया जाता था। तो ये हो जाती थी धातु मंजूषा। ठीक है। और फिर इसको कवर करने के लिए इधर एक रेलिंग बना दी जाती थी, इसको ऐसे। और ये रेलिंग कास्टिंग हो गई, ये वाली चीज रेलिंग कास्टिंग। और ये जो इसके बीच का जो स्थान है ये वाला, ये होती थी प्रदक्षिणा पथ। और अब तो बाद में इसमें यहाँ पे ये गेट बनाने लग गए, तो ये गेट क्या कहलाता था? तोरण। गाइस तोरण पे क्वेश्चन आ चुका है, प्रदक्षिणा पथ पे भी आ चुका है, स्तूप पे भी आ गया। स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है टीला या माउंड। ये सब याद रखना गाइस। तो हमारा फर्स्ट सही है एंड सेकंड गलत है, तो फर्स्ट ओनली 1 इज ट्रू। आगे बढ़ते देखो गाइस, मैं इसके लिए लेके आई हूँ आपके लिए ये तोरण है। ये जो गेट के लिए ये जो डेकोरेटेड सामान बना रखा है, ये जो इधर ये जो रेलिंग कास्टिंग हो गई, ये और ये इधर, ये इधर, और इसके और स्तूप के बीच में, इसके और धातु मंजूषा के जो बीच में जो रास्ता है वो रास्ता कहलाएगा प्रदक्षिणा पथ। आगे बढ़ते हैं। गर्भगृह को पवित्र स्थान के रूप में दर्शाने के लिए उसके ऊपर जिस ऊंची संरचना का निर्माण किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो गाइस ये कहा जाता था शिखर। गर्भगृह में ही भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, और उसके ऊपर की ऊंची संरचना को शिखर कहा जाता था। शिखर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो गाइस ये गोपुरम, साउथ इंडिया, साउथ के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होते हैं, एंट्री गेट होते हैं, एंट्री गेट को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, एंट्री गेट को। और जो एंट्री गेट के ऊपर भी एक ऊंचा सा टीला बना दिया जाता है। एक तो ऐसे होता है, जैसे देखो ये हो गया एंट्री गेट, इधर ये हो गया मंडप जहाँ पे लोग भजन कीर्तन करते थे। फिर इधर ये हो गया गर्भगृह, और इसके ऊपर ये ऐसे, और ये यहाँ पे ऐसे पताका फहरा दी जाती थी। तो ये हो गया शिखर। शिखर, ये गर्भगृह, ये मंडप, और ये हो गया हमारा, ये जो साउथ में प्रवेश द्वार के ऊपर जो ये ऐसे ऊंचाई वाला शिखर बना देते थे, इसको कहते थे विमान।
कहते हैं विमान। तो गाइज ये एक क्वेश्चन है, बट मैंने इसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, क्योंकि ये आते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्या है। देखो जैसे अगर किसी में यहाँ पे पताका नहीं है तो कलश जैसी है तो इसको कलश बोल दिया जाता है। ये इधर शिखर है, ये शिखर है, शिखर के ये है गर्भगृह, शिखर के नीचे, ठीक है। ये इधर मंडप, ये मंडप हो गया, ये लिख रहा मंडप, और इसको अर्ध मंडप बोल दिया जाता था, या इसको एंट्री गेट। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्म मंदिर का उदाहरण नहीं है? एकाश्म, एक अश्म मतलब पत्थर, एक पत्थर का मंदिर एक ही किसी पहाड़ी या पहाड़ को काट कर बना दिया जाता था, ऐसा उदाहरण नहीं है। तो ये है भीतर गांव का मंदिर, क्योंकि भीतर गांव का मंदिर है किसमें है? ये कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है और ये ईंटों से बना है, ठीक है, कानपुर में है और ईंटों से बना हुआ है ये, ओके। और तो ये सब उसको पहाड़ी को काट के बनाए गए हैं। कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाओं में ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार है। विहार मैंने आपको बताया था, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको विहार बोला जाता था। और इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों के कलाकारों के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। हाँ गाइस, ये दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है, दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं कि उनके जो गुफाओं में जिन्होंने कुछ भी बनाया है, कोई भी कलाकृति बनाई है, तो उनके बनाने वालों का कोई भी कहीं पर भी किसी भी बुक में कोई उल्लेख नहीं है कि ये किसने बनाए, उनके कलाकार कौन थे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कोवलन, कन्नगी और माधवी पर आधारित है? ये साउथ का एक ग्रंथ है जिसमें ये कोवलन और कन्नगी और माधवी के बारे में बात की गई है। तो ये है मणिमेखलई, मणिमेखलई है ये। देखो अभी मैं बता देती हूँ, देखो इसके बारे में बताती हूँ आपको। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पीदिकारम, अच्छा ये गलत हो गया, ये शिल्पीदिकारम था क्या? तो गाइस ये गलत है और ऊपर वाला सही है। की रचना की थी किसने? इलांगो ने की थी, इलांगो ने। और इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह फुहार में रहता था और अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी फुहार को छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राज्य के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। देखो इसमें तो किसका इसमें शिल्पीदिकारम में तो इन तीनों के बारे में है, बट ये एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई, ये है 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया, सत्तनार द्वारा। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, ठीक है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा 100 साल पहले मिली हैं। पांडुलिपियां क्या होती है? जो हाथ से बनाई गई है। तो गाइस इसका आंसर तो सिर्फ और सिर्फ शिल्पीदिकारम है, क्योंकि इसमें कोवलन, कन्नगी और माधवी की कहानी। अगर पूछा जाता कि कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी किसमें, तो आंसर हो जाता मणिमेखलई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। आगे बढ़ते हैं गाइस। निम्न में से कौन सी रचनाओं में आम लोगों द्वारा कही गई कहानियों का संकलन मिलता है? जातक, पंचतंत्र। जातक में तो बिल्कुल जो आम लोगों द्वारा कही गई कहानियां हैं, पर ये इनका संकलन किसने किया था? बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। लिखी किसने थी? बौद्ध भिक्षुओं ने लिखी थी, पर सुनाई किसने थी?
भिक्षुओं ने। सुनाई किसने थी? आम लोगों ने सुनाई थी। और पंचतंत्र में भी कहानियां ही हैं जिसमें हमें कुछ शिक्षा मिलती है, जैसे बंदर, बुद्धिमान बंदर की कहानी, राजा की कहानी, ऐसे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो गाइज यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और इसी के साथ में आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो जाती है। ओके गाइज, प्लीज शेयर करना। कल मैं आपके लिए 6th क्लास की पूरी ज्योग्राफी की मैराथन लेकर आऊंगी। ऐसे ही 7th क्लास की ज्योग्राफी, फिर 8th क्लास की ज्योग्राफी। 3 वीडियो में मैं तीनों क्लास की ज्योग्राफी फिनिश कर दूंगी। ओके गाइज, बाय।